अभी इसके आगे का सोचो। वो फिगारो आइलैंड पर जा बसेगा, मैं तुम्हारे पीछे वहाँ पहुँचूँगा तो क्या सोचेगा? सिंगला ने कहा। ओह, मैं दुआ करूँगी कि वो नौबत आने से पहले वो शराब के सैलाब में डूब मरे। क्या? ओह सॉरी सॉरी, ज़बान फिसल गई। ज़बान नहीं फिसली, दिल की बात ज़बान पर आ गई। अगर ऐसा है तो समझो तुम्हारी वजह से, तुम्हारी खातिर। मेरी खातिर? क्यों, तुम्हें शक है? नहीं, लेकिन दुआएं कहाँ कबूल होती हैं। वो अंग्रेज़ी में मसल है ना, इफ़ विशेज़ वर हॉर्सेस एवरीवन वुड हैव बीन राइडिंग देम। ठीक कहा। दुआ तो बरतरफ करके बोलूँ तो मुझे यकीन है उसे कुछ नहीं होने वाला। वो अमृत पिए है, हमारी कब्रों पर थूक के मारेगा। तुम तो बहुत तल्ख बोल रही हो अपने हस्बैंड के बारे में। वो उससे अलग हुई। आओ। और दोनों ड्राइंग रूम में लौटे। तुम्हारा साहब कहाँ चला गया? एकाएक सिंगला बोला। क्या? बल्कि क्यों चला गया? अरे क्या कह रहे हो? कहता था ज़रूरी कारोबारी काम आन पड़ा। मुझे तो लगता है काम नहीं आन पड़ा, वो पहले से ही मुकर्रर था। तुम पहलियाँ बुझा रहे हो। पिछली बार शुक्रवार को जब हम लोग डिनर के लिए ब्रिस्टल में गए थे, तब भी वो एकाएक उठा था और ज़रूरी काम याद आ गया था, कहकर हमें मझधार में छोड़कर चल दिया था। अच्छा वो। हाँ वो। हफ्ते में 3 दिन, मंगल, शुक्र और इतवार, उसे एक फ़िक्स शेड्यूल के मुताबिक फ़िक्स टाइम पर कहीं पहुंचना होता है। तो फिर ऐसे दिन वो पार्टी क्यों रखता है? भूल जाता होगा। खामखा उसी से पूछना ना, कहाँ पहुंचना होता है उसे। अब ये भी उसी से पूछना। तुम बात को टाल रही हो। हाँ। क्या हाँ? वही बात को टाल रही हूँ। अरे डॉक्टर के दीने इन बातों की वजह से यहाँ रुका है क्या? ओह, बोलो सॉरी। सॉरी। दैट्स लाइक अ गुड बाय। चलो टेरेस पर चलते हैं। किस लिए? चलो तो। दोनों टेरेस पर पहुँचे। एक टेबल पर आमने सामने बैठ गए। यहाँ कोई प्राइवेसी नहीं, नमिता धीरे से बोली। ऊपर से बाजू के कॉटेज की मिसेस रोटोलो की निगाह हर घड़ी टेरेस पर रहती है। वो हमें टेरेस पर बैठा पाएंगी तो सपने में भी ख्याल नहीं करेंगी कि हमारे मन में कोई खुराफात थी। ओह, खुराफाती काम कहीं टेरेस पर होते हैं। ठीक। मिसेस रोटोलो एक उम्रदराज तन्हा गोआनी बेवा थी जो वहाँ से 100 गज पर स्थित एक छोटे से कॉटेज में रहती थी। उसके कॉटेज की पोजीशन ऐसी थी कि वो कहीं से भी उधर निगाह उठाती उसे टेरेस, उसके आगे का प्राइवेट बीच और फिर और आगे का प्राइवेट पाया ज़रूर दिखाई देता। इस बात से पुणेकर भी वाकिफ़ था और कई बार ऐसा मिजाज जाहिर कर चुका था जैसे कि वो बात उसे नागवार गुजरती हो। लेकिन फ़ायदा क्या? मैंने टेरेस पर बैठने के लिए तो रुकना नहीं था। नॉनसेंस। उसने सक पकाकर नमीनता की तरफ देखा। सब्र का फल कैसा होता है? उसने खामोशी से कुछ क्षण उस बात पर विचार किया। ये मिसेस रोटोलो, फिर वो बोला, हर वक्त ताक झांक करती है। इरादतन नहीं करती, तन्हा औरत है, घर से बाहर बहुत कम निकलती हैं, ऊपर से नींद ना आने की बीमारी है। बोर होती हैं अपनी कॉटेज से बाहर झांकेंगी तो जो दिखाई देगा वो देखेंगी ना। ठीक, इधर बहुत पुरानी बसी हुई हैं, इसलिए सबको जानती हैं, सबकी बाबत सब कुछ जानती हैं। सबकी बाबत सब कुछ? घबराओ नहीं, गॉसिप नहीं है, चुगलखोर नहीं है, डिसेंट लेडी है। अपनी अनिद्रा की बीमारी की वजह से अक्सर रात को ठीक से सो नहीं पाती, फिर भी भोर होने से पहले आजकल तो पक्के तौर पर एंड 5 बजे जाग जाती हैं। छोड़ो ये क्या किस्सा ले बैठी, कोई और बात करो। कौन सी बात? अपने साहब की बात, जिसके इंतज़ार में हम भीतर एक दूसरे की बाहों में होने की जगह यहाँ टेरेस पर बैठे हैं ताकि उससे हमारे बारे में कोई गलतफहमी ना हो। कुड़ रहे हो तुम। हाँ। वो हंसी और तत्काल संजीदा हुई। वो यहाँ से कॉफ़ी पी के गया था। अपने काम से जहाँ गया है वहाँ यकीनन और पिएगा, लौटेगा तो फिर पिएगा और उसके बाद जानते हो क्या होगा? क्या? कुर्सी पर बैठा बैठा सो जाएगा, मुदी से शर्त लगा के। उठाए नहीं उठेगा, झिंझोड़े नहीं उठेगा। क्या समझे? समझा तो सही कुछ। उसका यहाँ होना ना होना एक बराबर होगा। तब हम दोनों जहाँ मर्जी जो कुछ मर्जी। आई बात समझ में? इसलिए सब्र का फल याद आया तुमको। तुम्हें याद दिलाया था। खुश? वो तो अभी होऊंगा। याद करोगे कि कोई मिली थी? खाकसार ऐसे ही तो बिन मोल नहीं बिका हुआ मैडम। गोल्डी, आई लव यू। तभी कॉल बेल बजी। आ गया।
तो जाके दरवाज़ा खोलो। उसके पास चाबी है ना, रात को लौटे तो खुद ताला खोलकर भीतर दाखिल होता है। फिर घंटी किस लिए? आदत, कभी नहीं भी बजाता। ये बात मुझे मालूम नहीं थी। यानी कि हम भीतर टिकते, भीतर कुछ करते तो हमें मालूम भी ना पड़ता, वो हमारे सर पर खड़ा होता। आई बात समझ में? अभी समझ में आया कि हम टेरेस पर क्यों बैठे हैं, सब्र के फल को क्यों याद कर रहे हैं। ड्राइंग रूम के रास्ते वो टेरेस पर पहुंचा और धम से एक कुर्सी पर ढेर हुआ। सॉरी भाई, वो लेट हो गया। उसकी आवाज़ में थरथराहट थी। ज़्यादा तो नहीं? बाकी वो दोनों लोग कहाँ गए? डॉक्टर साहब का सफ़र लंबा था इसलिए चला गया, जवाब नमिता ने दिया। कोठारी जायज़ी पी गया था, गिरता गिरता यहाँ से गया है। अपने कॉटेज पर? हॉल कहाँ, गनीमत समझो वहाँ पहुँच गया। ठीक ठीक। और डॉक्टर साहब? फरमाइए। मुझे खुशी है कि तुम नहीं गए, ये अकेली परेशान होती। मुझे कोई परेशानी नहीं थी। अकेली होती तो जान पड़ता ना कि परेशानी थी या नहीं थी। इधर क्यों बैठे? यहाँ तो बहुत ठंडक है। मुझे ठंडक अच्छी लगती है। जो काम अच्छा लगता हो तो वो करना चाहिए। बोतल लेकर आओ, 3 गिलास। मेरे लिए नहीं, मैं पहले बहुत पी चुका हूँ, तत्काल सिंगला बोला। मेरी भी नको, नमिता ने कहा। ठीक, जाओ मेरे लिए ड्रिंक बना के लाओ। आज्ञाकारी पत्नी की तरह वो उठकर भीतर को चली गई। पीछे पुणेकर ने जेब से सिगरेट का पैकेट निकाला। सिंगला ने देखा कि वो इतना टुन था कि 3-4 कोशिशों के बाद ही सिगरेट को सुलगा पाया। नमिता उसके लिए ड्रिंक लेकर आई। गिलास हाथ में आते ही पुणेकर ने एक सांस में उसे आधा खाली कर दिया। खाना? तुम दोनों ने खाया? सिंगला ने खाली सहमति में सर हिलाया। तभी मेरे को बोलती है खाना। लगता है कुछ भी नहीं बचा। सब कुछ है। उसने गिलास खाली करके जबरन बीवी को थमाया। एक और बनाएगी? वो नया ड्रिंक बना लाई। दूसरे ड्रिंक में उसने कदरन ज़्यादा टाइम लगाया, लेकिन उसके ख़त्म होने तक गिलास अपने आप उसके हाथ से निकल गया और उसका सर छाती पर लटक गया। देखा, इसके साथ अक्सर ऐसा होता है। होता ही है, फिर भी कुछ नहीं होता। घर में मेहमान ना हो तो भी होता है कभी कभार। तो फिर से भीतर कौन पहुंचाता है? सोचो। तुम? और कौन? तुम इसे उठा लेती हो? उठा नहीं लेती हूँ, खींच कर, धकेल कर, सहारा देकर, औना पौना लाद कर जैसे तैसे भीतर पहुंचाना ही पड़ता है ना। भीतर? ऊपर बेडरूम में? तौबा। वो खामोश रही। पुणेकर साहब, उसने आवाज़ लगाई। कोई जवाब नहीं। पुणेकर साहब, अब वो पहले से ज़्यादा ऊंचे स्वर में बोली। जवाब नदारद। वो उठकर उसके करीब पहुंचा। उसने उसे कंधा पकड़ कर झंझोड़ा। कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वो एक बार हौले से कुनमुनाया और कुर्सी पर और पसल गया। अब? सिंगला दबे स्वर में बोला। इसे उठाओ और ऊपर बेडरूम में डाल के आओ। जागेगा तो नहीं? जागेगा ना, सुबह 8 या 9 बजे जागेगा। खुमारी तब भी महसूस करेगा तो फिर सो जाएगा। तब इसे आज रात की एक भी बात याद नहीं होगी। ये भी नहीं कि घर कैसे पहुंचा, ये भी नहीं कि वापसी में यहाँ कौन कौन मौजूद था। फिर भी ये खुद ड्राइव करके घर पहुंच जाता है। यही तो कमाल है इसका। नशे में इसने आज तक कभी एक्सीडेंट नहीं किया, गलत गाड़ी नहीं चलाई। कभी एक्सीडेंट किया तो तब किया जबकि पिए नहीं था। करिश्मा है भाई। हाँ, उठाओ। उसने आदेश का पालन किया। अब ऊपर छोड़ कर आओ, तब तक मैं नीचे बंद करती हूँ और बत्तियाँ बुझाती हूँ। दोनों सिंगला पुणेकर को कंधे पर लादे भीतर को चले। पुणेकर को ऊपर उसके बेडरूम में लिटाकर जब वो नीचे ड्राइंग रूम में वापस लौटा तो उसने वहाँ अंधेरा पाया। बार के करीब 1 फुट लाइट चल रही थी, जिसकी नाकाफ़ी रोशनी में उसे वहाँ लगे फर्नीचर का आकार भी दिखाई दिया और कुछ ना दिखाई दिया। कहाँ हो? वो सस्पेंस भरे स्वर में बोला। यहाँ? ड्राइंग रूम के मध्य से आवाज़ आई। वो उधर बढ़ा। करीब पहुंचा तो उसने पाया कि उसने सोफ़ों के बीच में लगी सेंटर टेबल को एक और सरका दिया था। एक सोफ़े की पीठ पर उसका ब्लाउज, स्कर्ट और अंडरगारमेंट्स पड़े थे और वो सेंटर टेबल हटाने से खाली हुई जगह पर चित लेटी थी। बाहें पसारे उसका इंतज़ार करती। कोई पर्दा नहीं, कोई ओट नहीं, कोई खौफ नहीं। 56 भोज की थाली, सुरा की सुराही। डॉक्टर प्रफुल्ल सिंगला पसीने पसीने हुआ नींद से जागा। उसने साइड टेबल पर पड़े टेबल लैंप की बत्ती जलाई और घड़ी पर निगाह डाली। 4 बजने को थे। उसने बाथरूम में जाकर मुंह पर छींटे मारे, शीशे में अपनी हल्कान शक्ल पर निगाह डाली
और मुंह पोंछता वापस बेड पर लौटा। जब से उसने सदानंद पुणेकर की पेशकश कबूल की थी, उसके साथ अक्सर ऐसा होता था। रात को एकाएक चौंक कर उठ बैठता था और याद करने की कोशिश करता था कि उस बार कौन सा डरावना सपना उसने देखा था। उस बार तो यूं खौफजदा होने की दोहरी वजह थी। पिछली रात उसे अभिसार का जो तजुर्बा हुआ था वो नया तो था, लेकिन प्राण सुखा देने वाला था। एक क्षण के लिए भी ये ख्याल उसके जहन से निकल नहीं पा रहा था कि अभी पुणेकर दबे पांव सीढ़ियाँ उतरेगा और ड्राइंग रूम के कालीन पर गुत्थम गुत्था हुए उन दोनों के सर पर आंग खड़ा होगा। फिर वो क्या करेगा? दोनों को गोली मार देगा या नंगे हाथों से गला घोट देगा? उस ख्याल ने उसकी मौज में ऐसा जहर घोला था, जिस काम के लिए वो मरा जाता था उसे वो ज़रा भी एंजॉय नहीं कर सका था, और एक सज़ा के तौर पर उसने उसका समापन किया था। नमिता की मंशा थी कि वो सारी रात वहाँ रुकता, लेकिन वो आधे घंटे में ही वहाँ से रुखसत हो गया था। उसके अलावा एक और बात भी थी जो उसे सालती रही थी। बार बार उसे लगता रहा था कि वहाँ जैसे जो हो रहा था वो पहली बार नहीं हो रहा था। वो सब उसकी जानी पहचानी ड्रिल थी। ऐसा सिलसिला था जिसका कई रिहर्सल हो चुके थे। ऐसा ड्रामा था जो पहले भी स्टेज किया जा चुका था। खाविंद नशे में बेसुध, यार के कंधे पर लदा वो ऊपर बेडरूम में, नीचे ड्राइंग रूम के कालीन पर बीवी बाहें पसारे एक्शन के लिए तैयार। तंग के कपड़े गैर जोरी मर्द के तरह पड़े ढेर। कौन था उसकी उस ड्रिल का दूसरा पार्टिसिपेंट, या वो महज उसका वहम था? कैसे कोई औरत इतना बड़ा हौसला कर सकती थी? कोई झिझक नहीं, कोई शर्म नहीं, कोई पर्दा नहीं, कोई होठ नहीं, सब कुछ शरेआम, जैसे खाविंद का मुंह चढ़ा रही हो। वहाँ से रुखसत होने से पहले एक क्षण को वो ऊपर गया था तो उसने पुणेकर को मुदी से शर्त लगाए सोता पाया था। फिर भी ना तो उसके मन में से खौफ निकला था और ना ये विचलित कर देने वाला ख्याल निकला था कि जो कुछ हुआ था वो सब नमिता की जानी पहचानी अजमाई हुई ड्रिल थी। वो हौसला उसके साथ पहली बार उसने नहीं किया था, लेकिन पहली बार नहीं कई बार हो चुका था। फिर उसके झूठ की बाबत उसका दावा, उसे कैसे मालूम था कि वो श्यामली सावंत की बाबत झूठ बोल रहा था? मेरे को ये भी मालूम कि तुम किसी बड़े लफड़े में फंसे हो। क्यों उसने ऐसा कहा था? क्या मतलब था ऐसा कहने का? उसने दोबारा सोने की भरपूर कोशिश की, लेकिन उसे नींद नहीं आई। आजिज़ आकर वो बेड पर से उठा और किचन में जाकर चाय बनाने लगा। चाय के घूंट लगाता वो ऐसी किसी और पार्टी को याद करने लगा जो कि पुणेकर के कॉटेज पर हुई थी और जिसमें उसके एडवोकेट कोठारी के अलावा और भी काफ़ी सारे मेहमान शामिल थे, जिनकी वजह से वो माहौल वहाँ पहले कभी नहीं बना था जो कि कल रात को बना था। ऐसे ही मेहमानों में से क्या कोई नमिता का खास था जिसको वो ये आइडिया सरकाती थी कि नशे में धुत पुणेकर और मुदी एक बराबर होते हैं, जो आखिर तक रुकता था या जाके लौट आता था और फिर उसी जानी पहचाने ड्रिल में शरीक होता था जिसमें कल रात उसके शरीक होने का इत्तेफाक हुआ था। उसके मानस पटल पर उभरी कोई सूरत उसे नमिता की नवाजिश के काबिल न लगी। तो क्या वो उसका वहम था? हो सकता था। तो फिर उसके मन को चैन क्यों नहीं था? क्यों उसे लगता था कि एक्ट वही था, महज एक एक्टर बदल गया था? किसकी जगह ली थी उसने? सोच सोच के उसका भेजा भरना गया। कितनी ही बार उस बात को वहम जानकर उसने अपने जहन से झटका, लेकिन हर बार कीड़े की तरह रेंगता ख्याल फिर वहीं पैवस्त हो गया। फिर श्यामली सावंत की बाबत नमिता का दावा मुंह बाएं उसके सामने खड़ा था। तुमने श्यामली सावंत की बाबत झूठ बोला? मेरे को मालूम तुम किसी बड़े लफड़े में फंसे हो। बड़ा लफड़ा? पुणेकर की शागिर्दी या कोई और? कौन सा? श्यामली सावंत की बाबत कोठारी को कोई फर्जी कहानी सुनाना और बात थी, लेकिन वही कहानी अपनी माशूक को नमिता को परोसना जुदा मसला था। ये बात कबूलने से उसकी सिंसियरिटी पर हर्फ आता था। वैसे माशूक वो पहले भी पाल चुका था। वो कोई आया गया अफेयर था तो क्यों अभी तक उस लड़की के पास उसके फ्लैट की चाबी थी? क्यों कर वो इस बात से बेखबर था कि वो उसके ऐन पड़ोस में रहती थी? क्यों वो उसकी गैर हाजिरी में उसके फ्लैट में मौजूद थी? कहानी ही गलत चुनी। उसने वितृष्णापूर्ण भाव से सोचा, चुनी तो सिर्फ कोठारी को क्यों ना पड़ोसी, नमिता के सामने क्यों बाची? अकेले चाबी के जिक्र से ही नमिता कूद कर इस नतीजे पर पहुंच सकती थी कि उस लड़की से उसका आज भी अफेयर था। असलियत ही इस बात को झुठला सकती थी
जिससे कि वो अपनी ज़बान पर नहीं ला सकता था। लाता तो पुणेकर का कहर बुरी तरह से उस पर टूटना, जिसकी बाबत अब वो जानता था कि वो गैंगस्टर था, स्मगलर था। क्यों सारे झमेले उसी के गले पड़ते थे? क्यों उसकी ज़िंदगी पेचीदा होती जा रही थी? जवाब में ये सोचने की उसकी मजाल ना हुई कि ऐसा खुद उसकी अपनी वजह से हो रहा था, जो कि पूरी तरह से जड़ और जन के लालच के हवाले था। कैसे वो उस मकड़ जाल से आज़ाद हो जिसमें वो गहरा और गहरा धंसता चला जा रहा था। पुणेकर से हासिल हुई एनुअल रिटेनर की रकम लौटाने का हौसला वो अपने आप में पैदा कर सकता था, लेकिन गार्जियन बैंक का पैसा वो कैसे लौटा सकता था, जो उसने एक बैंक से लेकर दूसरे बैंक का कर्जा उतारने में सर्फ कर दिया था, फ्लैट बेचकर। फिर खुद वो सड़क पर होता। अब तो ये उजागर हो चुका था कि उसे पुणेकर नाम के शेडी कैरेक्टर से जो रकम हासिल हुई थी वो उसकी मेडिकल सर्विसेज की एवज में हासिल नहीं हुई थी। उसने खुद को धोखा दिया जो पहले ही ये ना सोचा कि मरीज़ का बीपी देखने की या उसकी ईसीजी निकालने की कोई इतनी बड़ी रकम देता है क्या, इतनी बड़ी फीस होती है क्या। अब हीरोइन का मसला खड़ा होने के बाद वो जानता था कि वो फीस एक डोरी थी, जिसका एक सिरा पुणेकर के हाथ में था और दूसरा प्रफुल्ल सिंगला नाम के बंदर की गर्दन में बंधा था, जिसे डोरी की जुम्बिश से पुणेकर जंप का इशारा करता तो वो जंप करता, रोल इशारा करता तो वो रोल करता, डांस का इशारा करता तो वो डांस करता। तौबा, कहाँ ले जाके पटका था उसके लालच ने उसे। फिर भी सड़क पर आना कबूल करके वो तमाम पैसा लौटा देता तो क्या होता? तो क्या उसके गले में बंधी डोरी टूट जाती? पुणेकर उसे आज़ाद हो जाने देता? नो चांस। अपने बारे में इतना कुछ अपनी ज़बानी कबूल करके अब वो अपने बंदर का, अपने जमुरे का अपने से बाहर जाना भला कैसे अफोर्ड कर सकता था? नहीं कर सकता था। वो ऐसी कोई कोशिश करता तो यकीनन उसी अंजाम को पहुंचता जिसको श्यामली सावंत नाम की वो लड़की पहुंची थी। उसको बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि मॉर्फिन का ओवरडोज उसने खुद लिया था। ज़रूर उसे पुणेकर से बाहर जाने की सज़ा मिली थी। क्या वो चाहता था वैसी सज़ा उसे भी मिलती? नहीं, हरगिज़ नहीं। वो जवान मौत नहीं मरना चाहता था। तो क्या उस तो का जवाब उसने आशापूर्ण ढंग से सोचा कपिल कोठारी के पास हो सकता था? आखिर वो उसका दोस्त था, उसके पिता का दोस्त रह चुका था। लेकिन पुणेकर का ज़्यादा दोस्त जान पड़ता था। सिर्फ दोस्त या उसका रांचदा भी? क्या वो पुणेकर की असलियत से वाकिफ़ था? क्या वो जानता था कि ओमेगा एंटरप्राइजेस का असल धंधा क्या था? नहीं, उसे उम्मीद नहीं थी कि एक चतुर सुजान वकील एक गैर कानूनी धंधे में गहरा धंसता। लेकिन वो वकील कहाँ था? वो तो पुणेकर का ट्रबल शूटर था। गॉड फादर वीटो कार्लियोन का टॉम हैगन था। टॉम हैगन की तरह जिसकी प्रैक्टिस एक ही क्लाइंट तक सीमित थी। ओमेगा एंटरप्राइजेस से उसे एक डॉक्टर को 10 लाख का एडवांस रिटेनर मिल सकता था, तो कोठारी जैसी चलती रकम को तो जो ना मिलता वो थोड़ा था। वो प्रैक्टिस करता था या नहीं करता था, वकील तो था। तमाम कानूनी पैतरे, तमाम कायदे कानून तो समझता था। तभी तो एक गैंगस्टर का ट्रबल शूटर था। वो किस कदर पुणेकर के हाउस होल्ड में स्थापित था, इसका ये भी सबूत था कि वो सरेआम बॉस की बीवी से चुहलबाजी करता था और बॉस को इस बात से कोई एतराज़ नहीं होता था। एकाएक उसके जहन में संशय का बीज पनपा। क्या उन दोनों में, कोठारी और नमिता में, बॉस की बीवी में कुछ था? कोई कंटिन्यूटी थी? कोई टांका फिट था तो क्या कोठारी के साथ भी नमिता वही कुछ करती होगी जो उसके साथ करती थी? जिस ड्रिल से वो पहले से वाकिफ़ जान पड़ती थी, उसका ओरिजिनल पार्टिसिपेंट क्या कपिल कोठारी था? क्या खुद वो महज ताश का जोकर था जिसे कभी कभार बादशाह की या वजीर की जगह लेने का मौका मिल जाता था? उस ख्याल से ही उसके दिल में हसद का कांटा गड़ा। डॉक्टर प्रफुल्ल सिंगला, खाविंद के डुगडुगी पर नाचने वाला बंदर, बीवी का कैजुअल वर्कर, खाविंद के हुक्म पर जो उठता बैठता था, रोल करता था, और बीवी के हुक्म पर जो उसके साथ वैसे ही मोशन से गुजरता था, लेकिन जिनका मकसद जुदा होता था। उस ख्याल ने उसे इतना आंदोलित कर दिया कि वो घबरा कर उठा और बाथरूम में जाकर शावर के नीचे खड़ा हो गया। उस सुबह अपने निर्धारित समय से पहले, बहुत पहले वो अपने क्लिनिक पहुंच गया। पहुंचते ही उसने नमिता को उसके मोबाइल पर कॉल लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।
उसके बाद हर 1 घंटे के बाद वो फ़ोन ट्राई करता रहा, लेकिन जवाब नहीं मिला। उसने कॉल मी इमीडिएटली का SMS भी छोड़ा, लेकिन कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। उस बात से उसका मन ऐसा खिन्न हुआ कि क्लोजिंग टाइम पर नर्स के चले जाने के बाद भी वो अपने ऑफिस में बैठा रहा और लंच की जगह वहीं चाय बनाकर उसके साथ बिस्किट खाकर गुजारा किया। आखिरकार 4 बजने को थे तब उसके फ़ोन की घंटी बजी। उसने झपट कर फ़ोन उठाया और बेचैनी से बोला, नमिता? क्या? जवाब में हड़बड़ाती हुई मर्दाना आवाज़ आई। उसने उस आवाज़ को साफ पहचाना। लाइन पर डॉक्टर SK जायसवाल थे। वो पानी पानी हो गया। भाई, मैं डॉक्टर जायसवाल बोल रहा हूँ पनवल से। सॉरी सर, गुड आफ्टरनून सर, हाउ आर यू सर? फाइन। डॉक्टर सिंगला, मैंने तुम्हें अपनी कल की पेशकश याद दिलाने के लिए फ़ोन किया था, जिससे कि तुम फर्जी ना समझना। मुझे तुम्हारी ये शिकायत दोबारा सोचने पर जेन्युइन नहीं लगी थी कि तुम पनवेल में खुद को एडजस्ट नहीं कर सकोगे। मैंने भी तो एडजस्ट किया ना, इसलिए तुम ज्वाइन करने के बारे में फिर से सोचना। श्योर सर, मैं सोचूंगा। और अपनी सैलरी और पर्क्स के बारे में कोई सवाल करना चाहो तो कर लो। सर, आप जो फिक्स करेंगे ठीक ही करेंगे। फिर भी सुन लो, जॉब कॉन्ट्रैक्टेड बाउंड होगी। तुम्हारा 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिसमें तुम्हारी शुरुआत सैलरी 6 लाख रुपए सालाना होगी, जो कि आखिरी साल में 10 लाख तक पहुंच जाएगी। यानी कि हर साल लाख रुपए का इजाफा होगा। तुम डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट कहलाओगे, यानी कि मेरे नर्सिंग होम में तुम्हारी हैसियत मेरे बाद सेकंड इन कमांड की होगी। प्रोविडेंट फंड और ग्रेजुटी वगैरह जैसे पर्क्स तो होंगे ही। बोर्डिंग लॉजिंग बिल्कुल फ्री होगी। ज्वाइन करने पर तुम्हें एक फर्निश्ड रूम मुहैया कराया जाएगा, लेकिन अपने कॉन्ट्रैक्ट पीरियड में शादी कर लोगे तो फर्निश्ड फ्लैट में शिफ्ट करने की सुविधा होगी। हाउ इज़ दैट? दैट्स फाइन सर। ओनली फाइन? वो क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री सर। 5 साल बाद कॉन्ट्रैक्ट को उतने ही अरसे के लिए रिन्यू करने की ऑप्शन होगी। कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी रिन्यू करोगे तो आइंदा जो कुछ भी करोगे उसमें तुम्हारी ये बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन मानी जाएगी कि तुमने 5 साल डॉक्टर जायसवाल के साथ काम किया था। कहने का मतलब है कि 5 साल बाद प्राइवेट प्रैक्टिस करोगे तो चांदी काटोगे, कहीं और ज्वाइन करोगे तो भी चांदी काटोगे। मेरी उम्र में पहुंचने तक बतौर सर्जन तुम्हारी औकात काबिले रश्क होगी, लेकिन बुढ़ापे में उसने मन ही मन सोचा, जैसे गारंटी हो कि मैं बुढ़ापे तक पहुंचूंगा। अगले पल की तो खबर नहीं, बुढ़ापे की संपन्नता के सपने देखूं। और इसके अलावा डॉक्टर जायसवाल बोला, तुम्हारी भी कोई रीज़नेबल मांग या शर्त हो तो उस पर विचार किया जा सकता है। आई एम वेरी ग्रेटफुल सर। तो तुम मुझे खबर करोगे? यस सर। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर, थैंक्स फॉर कॉलिंग मी। संबंध विच्छेद हो गया। उसने रिसीवर क्रेडर पर रखा और एक आह से भरी, काश वो ऑफ़र उससे पहले मिली होती। आधे घंटे बाद फिर फ़ोन बजा। उस बार लाइन पर नमिता थी। अरे, मैं सुबह से तुम्हें फ़ोन कर रहा हूँ, SMS भी। मालूम है, लेकिन मेरी मजबूरी थी। क्या मजबूरी थी? वो सारा दिन मेरे साथ था ना, अभी भी साथ है। अभी टॉयलेट गया है तो इसलिए फ़ौरन तुम्हें फ़ोन किया। ओह, अब बोलो क्या बात है? मिलने का है। अरे, ये भी कोई कहने की बात है क्या मेरे को नहीं मिलने का? आज रात? नामुमकिन। क्यों? वो पीछा नहीं छोड़ने वाला। तो फिर कल वो 2 दिन के लिए बेंगलोर जा रहा है। जी भर के मिलना? आज मुलाकात की कोई सूरत नहीं? नहीं, इतनी जल्दी भी क्या है? क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो तुम्हें मालूम है। खुद नहीं बोला था कि तुम्हें मालूम कि मैं किसी बड़े लफड़े में फंसा हूँ? फिर बोला तो था। मुझे नहीं पता था कि तुम उस लफड़े की बात कर रहे थे, लेकिन कल से पहले मुलाकात मुमकिन नहीं। कल बात करेंगे, ओके? कब? कहाँ? उसकी शाम की फ़्लाइट है। 8 बजे कॉटेज पर आना, फिर जहाँ कहोगे चलेंगे। ठीक है, अब मैं रखती हूँ। ओके, आई लव यू गोल्डी। और लाइन कट गई। शाम को क्लोजिंग टाइम से पहले नर्स के चले जाने के बाद क्लिनिक पर कपिल कोठारी पहुंचा। 8 बज गए थे। वो बोला, मेरा ख्याल था चले गए होंगे। हाँ, बस जा ही रहा था। इधर कैसे भटक पड़े? बस जा ही रहा था। शिवाजी पार्क में किसी से मिलना था, जल्दी फारिग हो गया, सोचा अपने डॉक्टर साहब से मिलता चलूँ। बढ़िया। अभी खाना पीना तो हुआ नहीं होगा? कहाँ, 8 बजे तक तो क्लिनिक अटेंड करना ही होता है ना। तो आज ड्रिंक डिनर मेरे साथ, मेरी तरफ से।
मेहमान तुम हो इसलिए मेरी तरफ से। अरे मैं ज़बरदस्ती का मेहमान हूँ और तुमसे उम्र में बड़ा हूँ, इसलिए मेरी तरफ से। चलो मेरे साथ चलो और से यस। धमका रहे हो? हाँ, और बाहाँ मरोड़ रहा हूँ। आउच, यस यस यस, डेट्स लाइक अ गुड बाय। चलो चलें। अगर चाइनीज़ का मन हो तो बांद्रा में एक नया खुला रेस्टोरेंट है, शंघाई नाइट्स। ठीक है। बहुत अनमने ढंग से बोल रहे हो। कल रात के शामली सावंत के जिक्र के बाद से खफा जान पड़ते हो। अरे छोड़ो उस बात को, अभी छोड़ता हूँ, लेकिन ड्रिंक्स पर फिर थामूंगा। दोनों बांद्रा और आगे शंघाई नाइट्स में पहुँचे। अच्छी जगह है। ड्रिंक्स सर्व हो जाने के बाद सिंगला बोला, मेरी अजमाई हुई है। तुम्हारी क्या बात है, तुम्हारी तो मुंबई की हर जगह अजमाई होती है। वो हंसा। 1 घंटे में उन्होंने 3 ड्रिंक्स हलक में उतारे। तो अब शामली सावंत की बात करें। चौथे के दौरान कोठारी बोला, नहीं। तत्काल सिंगला उखड़े स्वर में बोला, नहीं? हाँ, नहीं बोला ना? तो फिर गार्जियन बैंक के 20 लाख के कर्जे की बात करें, जो कि चुकता हो चुका है। सिंगला ने उत्तर नहीं दिया। वो विस्की चुसकने लगा। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? कोठारी उसे बाहें पकड़कर हिलाता हुआ बोला। सिंगला ने बांह से उसका हाथ झटका। बोला, तुम्हें हमेशा प्रॉब्लम सी दिखाई देती है? हाँ, क्योंकि मैं अंधा नहीं हूँ और तुम्हारा दोस्त हूँ। कौन सी दुनिया में हो तुम? तुम समझते हो कि शामली सावंत के जिक्र से बचोगे तो उससे ताल्लुक़ रखती हर बात छूमंतर हो जाएगी। आनन फानन तुम्हारा कर्जा उतर गया तो क्या जादू के जोर से ऐसा हुआ? बैंक में से तुम्हारा कोसाइनर था, तुम्हारा फ़र्ज़ नहीं बनता था? ऐसा हुआ था तो मुझे खबर करते। मुझे बैंक के मैनेजर ने फ़ोन किया तो पता चला कि कर्ज तो ब्याज अदा हो चुका था। इस बाबत तुम्हें मुझे कुछ बताना नहीं चाहिए था। आई एम सॉरी। सो यू आर। अब बोलो, कैसे हुआ ये करतब? वो कर्जा मेरे फादर के एक दोस्त ने चुकता किया। किस दोस्त ने? जिसने मुझे खुद बताया कि मेरे फादर के उस पर बहुत एहसान थे और जिसका बदला चुकाने का उसे कोई मौका मिलता तो उसे खुशी होती। फिर मैंने उन्हें बैंक के कर्जे की बाबत बताया तो वो उसे चुकता करने के लिए झट से तैयार हो गए। हाँ, कौन है वो सखी हातिम? नाम लो उसका। नहीं। क्यों? उसने कैश में सारी रकम चुकता की थी। मेरे ख्याल से वो कोई 2 नंबर का धंधा करता है। ऐसे शख्स का नाम बताना ठीक नहीं होगा। ठीक है, नहीं बताओ। बहरहाल यूँ तुम्हारी एक प्रॉब्लम हल हो गई। अब दूसरी पर आओ। दूसरी? नमिता? क्या? नमिता पुणेकर, जानते नहीं उसे? कौन बोला वो कोई प्रॉब्लम है? नहीं है? नहीं, तुम दाई से पेट छुपाने की कोशिश कर रहे हो। नॉनसेंस। तुम नमिता को मेरे से पहले से, बहुत पहले से जानते हो। तुम उसके हस्बैंड को, सदानंद पुणेकर को भी मेरे से पहले से जानते हो। क्या कहती है तुम्हारी पहले की जानकारी उन दोनों की बाबत? क्यों पूछते हो? बोलो, तुम जवाब दो ना। तुम बात का रुख बदल रहे हो। जवाब दो भाई। सुनो, पुणेकर 53 साल का है, बीवी 28 साल की है। जब मियाँ बीवी की उम्र में इतना फ़र्क होता है तो मियाँ का कुछ बातों से निगाह चुराना लाजमी होता है। वो ऐसा नहीं करेगा तो जूतियों में दाल बटेगी। क्या मतलब? शादी हरगिज़ नहीं चलेगी। तुम्हारा मतलब है इस वजह से पुणेकर नमिता को मनमानी करने देता है? हाँ, लेकिन किसी हद तक, वो भी सलीके से, तहजीब से, डिस्क्रिशन से। ऐसी मनमानी एक आज़ाद ख्याल खाविन को भी कबूल नहीं हो सकती जो कि स्कैंडल की सूरत अख्तियार कर ले। तुम्हें क्या मालूम कि पुणेकर को क्या कबूल है और क्या नहीं कबूल है? ना मालूम? मैं उसे 10 साल से जानता हूँ। किसी को जानने समझने के लिए 10 साल बहुत लंबा वक्फा होता है। और नमिता को कब से जानते हो? 4 साल से। तब से जब से वो पुणेकर की बीवी नहीं बनी थी, जब वो अंधेरी के एक नाइट क्लब में बारबाला थी। क्या? नाइट क्लब में डांसर? तुम्हें नहीं बताया उसने कभी? वो मैंने कभी पूछा ही नहीं। तो अब पूछ लेना। सिंगला खामोश रहा। पहले बारबाला, फिर हॉस्टेस, फिर मैनेजर, फिर मिसेस पुणेकर। कैसा है मैडम की तरक्की का ग्राफ? हैरानी है। नमिता की बाबत तुम कुछ जानना चाहते हो तो मेरे से जानना चाहते हो। ऐसी तो कोई बात नहीं है। कैसे नहीं? ऐसा नहीं है तो इस बात का हवाला किस लिए कि मैं उसे पहले से जानता हूँ?
सिंगला फिर खामोश हो गया। तुम जो सुनना चाहते हो मैं वो भी कह देता हूँ। तुम्हें पुणेकर से कोई अंदेशा है तो उसे मन से निकाल दो। मुझे मुझे क्या अंदेशा? फिर बात छुपा रहे हो। बीवी के साथ घूमते फिरते हो, मस्ती मारते हो, मन में अंदेशा तो पैदा होता ही होगा ना कि कहीं कोई फौजदारी ना हो जाए। क्या बोल रहे हो तुम? फौजदारी कहें कि मैं हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। तुम जो समझ रहे हो ना गलत समझ रहे हो। मैं ठीक समझ रहा हूँ, तुम गलत समझ रहे हो। डॉक्टर साहब, मैं तुम्हारे हक की, तुम्हारी हिमायत की बात कर रहा हूँ, इसलिए तुम्हें ये आइडिया सलका रहा हूँ। अपनी उम्र को लेकर उसके मन में चोट है, इसलिए उसकी बीवी से कोई फ्लर्ट करे, उसकी बीवी किसी से फ्लर्ट करे तो वो बुरा नहीं मानता, मानता भी है तो जाहिर नहीं करता। इतना उसे अपनी नौजवान परी चेहरा बीवी का लिहाज है। लेकिन बात अगर सिरे तक पहुंचने की धमकी देने लगे ना तो वो भयानक हो जाता है। बीवी घूमे फिरे, मस्ती करे, चुहलबाजी करे, ये उसे मंजूर कि बशर्ते वापस वो बिग डैडी के पहलू में ही हो। बॉटम अप करो तो और ड्रिंक मंगाए? क्या? नहीं, आज बस। तो भी बॉटम अप करो ताकि खाना मंगाए। नहीं, अभी ठहरो। ओके, मुझे एक सिगरेट दो। सिगरेट पीते हो लेकिन पास नहीं रखते हो, वजह? मुफ्तखोरी नहीं है। ओह कम ऑन, पैकेट पास रखता हूँ तो हर घड़ी पीता हूँ। एक टाइम तो चेन स्मोकर बन गया था, यूँ स्मोकिंग पर थोड़ा कंट्रोल रहता है ना, इसलिए। वाह, क्या कहने तुम्हारे। पुणेकर कहाँ जाता है? क्या? हर मंगलवार, शुक्रवार और इतवार को, यानी कि हफ्ते में 3 बार शाम को वो 2-2.5 घंटे के लिए कहीं जाता है। उसके इस शेड्यूल में कोई नागा नहीं पड़ता। पड़ता है जब कहीं बाहर गया हो तो पड़ता है, लेकिन मुंबई में तो हरगिज़ नहीं पड़ता ना। क्या किस्सा है वो? भाई उसने अपना बिजनेस देखना होता है, इतवार को भी। ऐसा ही है उसका बिजनेस। क्या बिजनेस है उसका? और क्यों वो खास दिनों को खास वक्त पर मोहताज है? मुझे नहीं मालूम, जबकि तुम उसके दाएं वाले हो, पार्टनर तो नहीं हूँ। कभी पूछा नहीं तुमने उससे? भाई मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है पूछने की? उसके ट्रबल शूटर तो हो ना, इस वजह से जब कोई ट्रबल खड़ी होगी तो वो खुद बताएगा तो शूट कर दूंगा। अच्छा ये बता दो, उससे जान पहचान कैसे हुई थी? वैसे ही जैसे एक वकील की क्लाइंट से होती है। 10 साल पहले पहली बार बतौर क्लाइंट वो तुमसे मिला था? हाँ, उसने ऐसे मुत्सर हुए कि अपनी प्रैक्टिस एक क्लाइंट में समेट ली। हाँ। अपनी जनरल प्रैक्टिस के दौर में तुम्हारी स्पेशलिटी क्या थी? किस किस्म के केस लेना पसंद करते थे? फौजदारी के, यानी कि क्रिमिनल लॉयर हो? हाँ। एक ही क्लाइंट के वकील इसलिए हो क्योंकि क्लाइंट क्रिमिनल है? नॉनसेंस, मैं क्रिमिनल लॉयर, इसका ऑटोमेटिक मतलब कि मेरा क्लाइंट क्रिमिनल? वाह क्या बात है। ज़िरा मत करो, जवाब दो। तुम कोर्ट के नहीं अपने दोस्त के सामने बैठे हो कम ऑन। हकीकत ये है डॉक्टर साहब, मेरा उससे शुरुआती वास्ता बाजरिया क्रिमिनल ही पड़ा था, एक बिल्डर पर जिसको कि लोकल लैंड माफिया की शह थी, धोखाधड़ी और 420 का मुकदमा था। मैंने उसको कोर्ट से बरी कराया था। वो बिल्डर पुणेकर का वाकिफ़कार था और पुणेकर कोर्ट में केस की मेरी प्रेजेंटेशन से क्लाइंट के लिए मेरे काम करने के तरीके से बहुत मुतासिर हुआ था। उसने अपने 2-3 छोटे मोटे केसों में मुझे ट्राई किया था और फिर एनुअल रिटेनर पर मुझे अंगेज करने की कोशिश की थी, मतलब पेशकश की थी। और यूं एक क्रिमिनल लॉयर एक क्रिमिनल का एक्सक्लूसिव लॉयर बन गया। आज तक मैंने उसके लिए जितने केस किए हैं ना, सब दीवानी मुकदमे थे, सिविल केसेस थे, उनमें क्रिमिनल केस एक भी नहीं था। सच कह रहे हो? यस योर ऑनर। सिंगला खामोश रहा, फिर उसने अपना गिलास खाली किया। और मंगाओ। ख्याल बदल गया। कोठारी के ऑर्डर पर नए ड्रिंक्स उन्हें सर्व हुए। वो 2 बार पहले भी शादी कर चुका है? सिंगला बोला। हाँ। और उन बीवियों का क्या हुआ? पहली से तलाक हुआ, दूसरी भगवान को प्यारी हो गई। तलाक की वजह? बीवी बहुत धार्मिक निकली, धर्म की ओढ़ती बिछाती थी, इतनी सी बात पर तलाक। कहती थी सेक्स तभी करना चाहिए जबकि बच्चा चाहिए हो, बच्चा नहीं तो सेक्स नहीं। बच्चा तो हुआ नहीं, इसलिए एक कोना पूर्णा हुआ था। क्या मतलब? प्रेग्नेंट हुई थी लेकिन 5वें महीने में अबॉर्शन हो गया था, तब फ़ौरन प्रेग्नेंट होने की मनाही थी, इसलिए बाज़ार बंद, कारोबार बंद। आई सी।
बाद में पुणेकर को पता लगा था कि वो मनाही भी फर्जी थी। असल में वो औरत सेक्स करना ही नहीं चाहती थी। और इतनी अंदरूनी बातें तुम्हें कैसे मालूम? वही बताता है। कई बार तरंग में हो तो उसका दिल कहता है कि बीती ज़िंदगी के बखियाँ उधेड़े, और मुझे ऐसा कुछ बता देता है वो। तलाक में कोई दिक्कत नहीं हुई? तब पुणेकर की हैसियत आज जैसी नहीं थी। मामूली आदमी था तब वो, इसलिए कोई डिफ़िकल्ट अनमैनेजेबल डिमांड सामने नहीं आई थी। और दूसरी बोला ना, धार्मिक भी थी, खूबसूरत थी। मालूम नहीं, अलबत्ता दूसरी खूबसूरत थी, खूबसूरत ही थी, जैसे कि शहरों की मिडिल क्लास फैमिली की लड़कियां होती हैं। नमिता जैसे एक्सेप्शनल ब्यूटी तो नहीं थी उसकी। पहली शादी के बाद पुणेकर 38 साल का था। वो शादी 2.5 साल चली थी। फिर 44 की उम्र में उसने दूसरी शादी की थी जो 4 साल चली थी। हाँ, दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तभी तो बीच के 3.5 साल किसी के पास ना फटका और किसी को ना पास फटकने दिया। फिर मुंबई शहर है, यहाँ दूध पीना हो तो भैंस बांधने की जरूरत भी नहीं होती। तो फिर दूसरी शादी की नौबत क्यों कराई? बुलाई गई। किसने बुलाई? दूसरी बीवी ने। कैसे? टीवी स्टार थी, वीकेंड पार्टीज़ में आम शामिल होती थी। एक ऐसी पार्टी में जो कि समुद्र में खड़े एक याट पर अरेंज की गई थी। पुणेकर भी उसमें शामिल था। वहाँ उसने जी भर के विस्की पी, रात को वहीं याट के कैबिन में सोया। सुबह नींद खुली तो बेड पर नौजवान लड़की थी और उससे लिपटी हुई थी। दूसरी बीवी और कौन? नाम नीलम निगम। बोली रात को पुणेकर ने सारी रात उसके साथ जोड़ा जोड़ी की, जबकि पुणेकर कहता है उसे तो कुछ याद नहीं। तब तक उसकी हैसियत बन चुकी थी। तभी तो यार्ड पर होने वाली पार्टीज़ में इनवाइट किया जाता था। होस्ट वही रह जाने के लिए कैबिन ठीक करके देता था। और वो लड़कियां ऐसी पार्टीज़ की रौनक होती हैं। उनका बाहैसियत होना ज़रूरी नहीं होता। उनकी क्वालिफ़िकेशन उनका खूबसूरत होना, जवान होना और राजी होना होता है। राजी? सपोर्टिंग, विलिंग, रेडी टू राइट। ओह, कोई मानती तो नहीं कि वो वैसी लड़की है, लेकिन उसका ऐसी पार्टी में आना ही इस बात का काफ़ी सबूत होता है कि वो कैसी लड़की है। ऐसी एक लड़की का पुणेकर ने नशे में बाजा बजा दिया। वो तो आज भी यही कहता है कि उसे कुछ याद नहीं, लेकिन लड़की की उसके साथ मौजूदगी भी तो कुछ कहती थी ना। उस बात को जैसे मुहर बंद करने के लिए सुबह होश में आने के बाद लड़की के उकसाने पर उसने उसके साथ फिर सेक्स किया। 2 महीने बाद एक दिन 8 आंसू बहाती बोली कि पेट से हूँ। पुणेकर ने गर्भपात का आइडिया दिया, उसने कबूल नहीं किया। बोली उसके संस्कार ऐसे नहीं कि वो घोर पाप नहीं करेगी। डॉक्टर साहब, सुना तुमने? हाँ, ये तो पाखंड है। फिर क्या हुआ? पता नहीं क्यों पुणेकर नरम पड़ गया। उसके बिना हुज्जत के शादी कर ली, जो कि उसका मिशन था। पुणेकर का? अरे वही लड़की का। तुम्हें कैसे मालूम? प्रेग्नेंट वो थी ही नहीं। शादी के बाद पुणेकर को पता चला, बस संयोग से पता चला, कि वो रेगुलर गर्भ निरोधक गोलियां खाती थी। सुना है गोली कई बार काम नहीं करती। अब क्या बोलूं, जो बीती मेरे साथ तो ना बीती ना। मैं वही तो सुना सकता हूं जो मैंने पुणेकर से सुना। आगे? शादी के 2 महीने बाद पुणेकर को कुछ दिन के लिए दुबई जाना पड़ा। लौटा तो बीवी ने खबर सुनाई कि उसकी गैर हाजिरी में उसे गर्भपात हो गया। फिर उसी बात को बहाना बनाकर अक्सर सेक्स से इनकार करने लगे। पुणेकर कहता था उसकी असल मंशा ये होती थी कि वो सेक्स के लिए अर्जी लगाए, इजाज़त मांगे, बीवी की चिरौरी करे, बीवी उस पर एहसान करती हुई उसकी दरख्वास्त कबूल करे। पुणेकर जैसे फायरी गर्म मिजाज आदमी को ये बता कबूल होता था? अमूमन हो ही जाता था, क्योंकि नशे में होता था और क्योंकि अक्सर अपनी इच्छा पूर्ति बाहर से कराया होता था। फिर भी बीवी के नखरे नहीं कबूल होते थे तो भयानक हो जाता था, अपनी आई पर आ जाता था। क्या करता था? धुन देता था उसे, ज़बरदस्ती करता था। उसकी बीवी के मिजाज में तब्दीली नहीं आई? बिल्कुल भी नहीं। पुणेकर कहता कि उस औरत को तो असली आनंद और संतोष की अनुभूति सेक्स में नहीं, सेक्स से इनकार में होती है। सर में दर्द, कान में दर्द, मूड नहीं, ये सब करती रहती है। किसी से अफेयर था? नहीं, होता तो पुणेकर को पता चल जाता तो ये उस औरत के खुद अपना डेथ वारंट साइन करने जैसा होता। जैसा सब्र वाला और आज़ाद ख्याल पुणेकर आजकल बना हुआ है ना, हमेशा ऐसा नहीं था। तो कैसे हुआ ये सब ख़त्म? असलियत उजागर होने से हुआ। असलियत? हाँ, असलियत। तब उसका मुकाम उसके तारदेव के आशा अपार्टमेंट्स वाले फ्लैट में ज़्यादा होता था। एक बार प्लेन में बैंकॉक जाने के लिए वो एयरपोर्ट पहुंचा तो पता चला कि प्लेन में कोई टेक्निकल ख़राबी है। इस वजह से फ़्लाइट कई घंटे लेट थी। तो वापस बोर होने की जगह
तारदेव वाले अपने फ्लैट पर लौट आया तो भांडा फूटा। क्या? भाई उसकी बीवी एक अपनी हम उम्र औरत के साथ गुत्थम गुत्था मिली। ओ माय गॉड, लेस्बियन थी? हाँ। तो सेक्स में उसकी रुचि ना होने की असल वजह ये थी? हाँ। फिर क्या हुआ? अपनी वापसी की भनक उसे दिए बिना पुणेकर वापस एयरपोर्ट लौट गया और जब फ्लाइट ऑपरेशनल हुई तो बैंकॉक के लिए उड़ा। पीछे बीवी की लाश पंखे से टंगी पाई गई। क्या? खुदकुशी कर ली? पुलिस ने तो यही नतीजा निकाला। असल बात कोई और थी। हाँ, ये भी कोई पूछने की बात है? पुणे का तो तुम कहते हो चुपचाप चला गया था। तो फिर? भाई उससे तुम्हारा वास्ता कदर नया है ना, जल्दी तुम्हें खुद ब खुद ही सब पता चल जाएगा वो क्या कर सकता है और क्या नहीं। कत्ल यूं करा सकता है कि खुदकुशी लगे? हाँ। पुणेकर अपने पर आ जाए तो किसी को नहीं बख्शता, किसी को नहीं बख्शता। सिंगला अपनी कल्पना पंखे से झूलती लाश के तौर पर करने लगा। कहाँ खो गए? अब करंट वाइफ की बाबत बताओ। उसकी बाबत मेरे से क्या पूछते हो भाई? खुद पूछना ना उससे। नहीं फिर भी? नो, फिर भी मुझे भूख लगी है, डिनर का ऑर्डर करने की इजाज़त दो। सिंगला ने गहरी सांस ली। ओके। अगले रोज़ 8 बजने से थोड़ी देर पहले डॉक्टर प्रफुल्ल सिंगला अपनी कार में बीच रोड के मेन रोड की ओर आने वाले सिरे पर मौजूद था। अपॉइंटमेंट की तस्दीक के लिए उसने नमिता को फ़ोन किया था तो उसने ख़ास तौर से उसे हिदायत दी थी कि वो कॉटेज पर आने की कोशिश ना करे, दोनों सड़कों के जंक्शन पर उसका इंतज़ार करे। क्यों? आदतन उसने सोचा था कोठारी देख लेगा। पिछली रात की ड्रिंक्स डिनर की मीटिंग के दौरान वो कोठारी से 2 बातें निकलवाने का तमन्ना ही था, लेकिन वो बातचीत को ठीक से हैंडल नहीं कर सकता था। बातचीत पर कोठारी ही हावी रहा था, इसलिए उसकी मंशा पूरी नहीं हुई थी। एक बात तो वो ये जानना चाहता था कि क्या कोठारी को पुणेकर के नारकोटिक्स के बिजनेस की खबर थी तो क्या वो भी औना पौना या पूरा उसमें शरीक था। दूसरी बात वो ये भापना चाहता था कि क्या उसके और नमिता के बीच कुछ था। वो कहता था कि उसे पुणेकर के असल धंधे की खबर नहीं थी। उसके लिए उसने जो मुकदमे लड़े थे वो दीवानी थे और उसके इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन पुणेकर का नारकोटिक्स का जो धंधा था वो तो निहायत ख़तरनाक था। उसके तहत वो अक्सर वकीलों की ज़रूरत महसूस करता होगा। तो क्या कोठारी की हैसियत उसके लिए भर्ती करने वाले की थी? खुद उसकी भी तो उसने पुणेकर के लिए भर्ती ही की थी। अगर ये बात सच थी तो कोठारी इस बात से कैसे बेखबर हो सकता था कि उस भर्ती का असल मकसद क्या था, वो पुणेकर के किस काम आने वाला था। फिर वो पुणेकर के हीरोइन के धंधे से ही कैसे बेखबर हो सकता था। ज़रूर वो सब जानता था, लेकिन जानबूझकर भोला बलम बन के दिखा रहा था, या ये सब उसका वहम था। ये भी उसके और नमिता के बीच कुछ था। वो खुद को नमिता का पुराना, पुणेकर से भी पहले का वाकिफकार बताता था, इसलिए जानता था कि पुणेकर के संपर्क में आने से पहले नमिता अंधेरी के एक नाइट क्लब में डांसर थी। डांसर? मल्लिका जैसी औरत डांसर? कैसी अजीब बात थी कि वो उसके इतना करीब था, फिर भी उसने उस बात का क्या, अपनी गुज़श्ता ज़िंदगी की ताल्लुक़ रखती किसी भी बात का कभी जिक्र ही नहीं किया था। पुणेकर मुंबई में और आसपास अपनी कई नाइट क्लब बताता था। क्या अंधेरी वाली नाइट क्लब भी उसी की एन का हिस्सा था और वो भी उसकी नमिता से मुलाकात का और फिर शादी का जरिया बनी थी? क्लब के धंधे में उसके आनंद फानंद तरक्की का जरिया बनी थी। पुणेकर कहता था कि उसका नारकोटिक्स का धंधा उसकी नाइट क्लब के मैनेजर्स के जरिए चलता था, लिहाजा अगर अंधेरी वाली क्लब पुणेकर की थी तो कभी नमिता के जरिए भी चलता था। फिर वो कैसे नारकोटिक्स के धंधे से बेखबर हो सकती थी? पुणेकर की बीवी बन जाने के बाद तो उस धंधे की बाबत तो वो उतना ही जानती होगी जितना कि पुणेकर जानता था। ज़रूर उसकी वो जानकारी ही थी जिसने रविवार रात की मिनी पार्टी में उसे कहलवाया था, मेरे को ये भी मालूम है तुम किसी बड़े लफड़े में फंसे हो। आज मैं, वो दृढ़ता से होठों में बुदबुदाया, सब कुछ नहीं तो काफ़ी कुछ जानकर रहूँगा। तभी वो उसे सड़क पर आती दिखाई दी, लो कट स्लीवलेस ब्लाउज और शिफॉन की साड़ी में। क्या बात थी हुस्न की महिलाओं की, पूरी मलिका थी ये। ठंड झेल सकती थी लेकिन फैशन से किनारा नहीं कर सकती थी। वो कार में सवार हुई। उसने उसकी तरफ के गाल पर उसने हलो के तौर पर अपने होठ छुआए और उन्नत वश से उसकी बाहों को धक्का दिया। कैसी लग रही हूँ? सुपर, ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। थैंक्स। तौबा शिकन, काबिल रश्क, शुक्रिया। यहाँ से निकलो।
उसने गाड़ी आगे बढ़ाई। कहाँ चलें? कहाँ चलें? बांद्रा में नया खुला चाइनीज़ रेस्टोरेंट में? नहीं, शंघाई नाइट्स में मेरे को नहीं जाने का है। यानी कि वाकिफ़ हो उस जगह से? हाँ, कोठारी को नए नए रेस्टोरेंट्स और बार आजमाने का बहुत शौक़ है। वही लेकर गया था मुझे वहाँ 3-4 बार। 3-4 बार? हाँ, मुझे तो वो जगह कोई ख़ास पसंद नहीं आई। मैं दूसरी बार भी नहीं जाना चाहती थी, लेकिन कोठारी का दिल रखने को चली गई थी। दिल रखने को? हाँ भाई, रखना पड़ता है ना। संभाल के रखना पड़ता है। क्या? कुछ नहीं, बताओ कहाँ चलें? दूर दूर कहीं? सारी रात अपनी है। सारी? हाँ, आज मेरा घर लौटने का कोई इरादा नहीं। हो, तुम खुश नहीं हुए? क्यों नहीं, बहुत खुश हुआ। आज खाना पीना सोना सब तुम्हारे साथ, और सब जी भर के। बढ़िया। तो मुंबई पूना हाईवे पर एक मोटल है, डकबिल नाम है। वहाँ बहुत प्राइवेसी है। रात हम वहाँ रहेंगे, मिसेस एंड मिस्टर सिंगलाबन के। उसका जी चाहा कि वो पूछ ले क्या वहाँ भी वो पहले कभी कोठारी के साथ गई थी, लेकिन वो खामोश रहा। अगर तुमने पहले हिंट दिया होता। फिर उसकी जगह वो बोला कि रात हमने बाहर गुजारनी है तो मैं कुछ कपड़े वगैरह ले आता। किस लिए? वहीं करीब में सुनो, एक वाइट रोज़ नाम का एक बार है जहाँ डांस का भी प्रबंध है। मज़ा आ जाएगा ना? हाँ, ये भी कोई पूछने की बात है? बाय द वे, अभी भी तुम्हारी समझ में आया ही नहीं कि हमारे कॉटेज पर रात को किसी सर्वेंट को क्यों नहीं ठहरने दिया जाता? इस बात का गवाह कौन मांगता है कि साहब की गैर हाजिरी में मेम साहब सारी रात घर पर थी या नहीं? हो हनी, तुम 3 साल से शादीशुदा हो और कोई 6 महीने से मेरे से वाकिफ़ हो। मेरे से पहले कौन था वो खुशकिस्मत जिसकी वजह से तुम्हें गवाह नहीं मांगता था? क्या बकते हो? आज रात हमारे में ऐसी बहुत सी बातें होंगी। हाँ हो, मुझे क्या परवाह है। डकबिल में एक अर्धवृत्त में कैबिन बने हुए थे जिसके सामने ही हर केबिन की अपनी पार्किंग थी। वहाँ के ऑफिस के सामने कार खड़ी करके सिर्फ सिंगला ऑफिस में गया और ऑफिस की बाबत दरियाफ्त किया। कब तक ठहरेंगे सर? क्लर्क ने पूछा। बस आज की रात। 2500 रुपये एडवांस। उसे रकम अदा करी। कैबिन नंबर 9, चेकआउट टाइम 12 नून। उसके बाद फुल डे का चार्ज होगा। सहमति में सर हिलाते उसने चाबी हासिल की। वो कैबिन में पहुँचे। सिंगला ने उसे फ़ौरन दबोच लिया। लौट के सारी रात अपनी ही है, वो उसे परे धकेलती बोली। लौट के भी और अभी भी? मुझे भूख लगी है। भूखे कहीं कुछ होता है? सिंगला ने उसे बंधन मुक्त कर दिया। 15 मिनट उन्होंने अपने कपड़े दुरुस्त करने में और फ्रेशअप होने में लगाए और फिर वाइट रोज़ का रुख किया। वहाँ मेन हॉल में काफ़ी रौनक का माहौल था। बैंड बज रहा था, बार बालाएँ डांस कर रही थीं और अपने कदरदानों को अपनी अदाओं से रिझा रही थीं। एक स्टीवार्ड उनके करीब पहुंचा। उसने सर से पांव तक दोनों को निहारा और फिर राजदराना लहजे से पूछा, आप शायद प्राइवेसी पसंद करेंगे सर? हाँ। सिंगला उसे 100 का नोट सरकाता बोला, लेकिन इतनी भी नहीं कि राग रंग में शामिल ना लगे। मैं समझ गया। उधर बूथ है जहाँ दोनों बातें मुमकिन हैं। इत्तेफाक से एक अभी भी खाली है। वो बूथ में जाकर बैठे, अर्धवृत्ताकार सोफे पर, आजू बाजू एक दूसरे से सटकर। स्टीवर्ड के हटते ही एक वेटर वहाँ पहुँचा। सिंगला ने उसे ड्रिंक्स का ऑर्डर देकर वहाँ से रुखसत किया। आइंदा आधे घंटे में हल्के फुल्के स्नैक्स के साथ उम्दा स्कॉच विस्की के 2-2 ड्रिंक्स उन्होंने हलक से उतारे। अब बोलो। तीसरे के दौरान सिंगला संजीदगी से बोला। क्या बोलूँ? मेरे को मालूम तुम किसी बड़े लफड़े में फंसे हो। क्या मतलब था इस बात का? अच्छा वो। हाँ वो। ये मतलब समझाने के लिए मुझे काफ़ी पीछे तक जाना पड़ेगा। हाँ तो जाओ, नशा गायब हो जाएगा। नो प्रॉब्लम, और पी लेंगे। सारी रात अपनी है, तुम्ही ने तो बोला ना। यहाँ गुजारने के लिए तो नहीं। नाउ कम ऑन। पहले डिनर ना कर लें? नहीं, डिनर की कोई जल्दी नहीं। तुम टाल मटोल बंद करो और मेरी बात का जवाब दो। तो एक राउंड और मंगाओ। अभी? उसके 3/4 भरे ग्लास को देखता वो बोला। हाँ अभी। उसने वेटर को इशारा किया। वो नए ड्रिंक सर्व कर गया। तो तुम्हें मैं बात को टालती लगी? उसने नए ड्रिंक में पुराना ड्रिंक उड़ेलता हुए कहा। हाँ, सच पूछो तो थी ही यही बात। क्यों? मौज मेले में लफड़े की बातें कौन याद करना चाहता है? तुम्हारे साथ लफड़ा है तो ये ना समझो कि सिर्फ तुम्हारे साथ है, मेरे साथ भी है। मुंबई की ज़िंदगी ऐसी है कि लफड़े खामा खां गले पड़ ही जाते हैं, लेकिन तुम्हारा लफड़ा मेरे लफड़ों के मुकाबले में बड़ा है। ऊपर से मेरी ज़िंदगी ऐसी है कि मैं लफड़ों की आदी हो गई हूँ। ऐसा क्यों?
कहती हूँ, शुरू से कहती हूँ, फिर समझ जाओगे कि ऐसा क्यों। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हूँ। मेरा बाप मेरी कम उम्र में, जबकि मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में थी, हमसे जुदा हो गया। जुदा हो गया यानी मर गया? मर जाता तो ये मेरी माँ पर उसका एहसान होता। एक सुबह जब मैं सोकर उठी तो डबडबाई आंखें लिए मेरी माँ ने मुझे बताया कि मेरा बाप हमें छोड़ के चला गया था। बात का मर्म फौरन मेरी समझ में नहीं आया था। मैंने सहज भाव से माँ से पूछा कब तक लौटेगा, तो जवाब मिला कभी नहीं। तब भी मैं यही समझी कि मुफलसी से, घर की जिम्मेदारियों से तंग आकर वो घर गृहस्थी को छोड़ के चला गया है। लेकिन जल्दी ही मुझे मालूम हो गया कि वो बात नहीं थी। उन्होंने एक नौजवान विधवा पर उनका दिल आ गया और चूना भट्टी के इलाके में जो रहती थी और वो उनके साथ जाकर रहने लगा था। ओह, एक बार मेरी माँ ने मुझे चूना भट्टी का वो घर भी दिखाया था जहाँ की मेरा बाप उस नौजवान विधवा के साथ रहता था। उस औरत की शक्ल देखने की इतनी उत्सुकता मेरे मन में जागी कि मैं 3 दिन रोज़ 3-3, 4-4 घंटे मैं घर के दरवाजे पर निगाह रखे सड़क से पार छुपी खड़ी रहती थी कि वो घर से निकले और मैं उसकी सूरत देखूं। मेरी वो ख्वाहिश पूरी ना हुई तो एक रोज़ हिम्मत करके मैंने जाके दरवाज़ा खटखटा दिया। वो बाहर निकली। मेरे को क्या मांगता है बोली तो जवाब देने की बजाय खौफ ज़दा होकर मैं वहाँ से भाग खड़ी हुई। बहुत खूबसूरत थी, बहुत जवान थी, बहुत कम उम्र थी। देखने में मेरे से बस जरा ही बड़ी लगती थी। मेरी माँ के मुकाबले में तो वो बहुत कुछ थी। वो शराब की बोतल थी तो मेरी माँ ऐसी बोतल थी जिसमें कभी शराब थी। ऐसी लड़की को तुम्हारे बाप में क्या भाया? खुदा जाने। तो कभी तलाक की बात नहीं हुई? हुई होगी तो माँ के साथ हुई होगी। वैसे इतना मुझे मालूम है कि माँ तलाक की ख्वाहिशमंद नहीं थी, बावजूद उसकी बेवफाई के, इतनी बड़ी धोखेबाजी के। बचा ख्यालों की दुनिया में रहती थी। समझती थी कि सुबह का भूला सालों बाद भी घर लौट आए तो भूला नहीं कहलाता था। व्हाट नॉनसेंस। दूर से उसे अंदेशा था कि तलाक के लिए कोर्ट कचहरी की नौबत आने पर कहीं उसकी बेटी उससे न छिन जाए, तुम्हारी कस्टडी बाप को मिल जाए। हाँ, खामखा गैर औरत से नाजायज़ ताल्लुकात बनाए बदचलन बाप को कोर्ट भला क्यों तुम्हारी कस्टडी का हकदार मानता? और फिर एक नौजवान औरत के साथ ऐश करता तुम्हारा बाप ही भला क्यों चाहेगा कि तुम्हारी जिम्मेदारी उठाता? जमा उस औरत को भी तो तुम्हें साथ रखने में एतराज़ हो सकता था ना। हाँ सब ठीक, लेकिन माँ को कौन समझाता? तो बाप अभी भी उस औरत के साथ रहता है? नहीं। वजह? पिछले साल लोकल से गिर के मर गया। यानी कि उसका जो इंसाफ इस जहान में ना हुआ वो उस 2 जहां के मालिक ने कर दिया। तो बाप के छोड़ के जाने के बाद तुम्हारा घर कैसे चलता था? माँ नौकरी करती थी? हाँ, तब भी जबकि बाप साथ रहता था? नहीं, तब नहीं करती थी। नौकरी उसे तभी करनी पड़ी जबकि घर चलाने वाला घर का कर्ता दगा दे गया। तो क्या थी तुम्हारी माँ की नौकरी? नौकरी क्या थी? ज़िंदगी से शिकवा थी, फरियाद थी। धारावी के एक B क्लास बार में वेट्रेस थी। और हम माँ बेटी ही जानती हैं कि गरीबी की मार में कैसे मैंने अपनी BA की पढ़ाई पूरी की थी। मेरी नादान माँ समझती थी कि मुझे ग्रेजुएट होते ही बहुत बढ़िया नौकरी मिल जाएगी। तुम बोलो, मुंबई में ग्रेजुएट होने भर से क्या नौकरी मिल जाती है? ऊपर से मेरी ख्वाहिशें वो तो आसमान छूती थी। सोते जागते मैं एक ही सपना देखती थी, नोट, पैसा, पैसा, इतने कि मैं गिन भी ना पाऊँ। ऐश के सिवाय मुझे कोई काम ना हो। मेरा हर काम करने को, मेरी हर ज़रूरत पूरी करने को नौकर चाकर मुस्तैद खड़े हों। तो कम उम्र में तो हर कोई ऐसे सपने देखता ही है, लेकिन मैं ज़्यादा देखती थी क्योंकि BA की डिग्री के अलावा भी तुम्हारे पास ऐसा कुछ था जो हर किसी के पास नहीं होता, राइट? क्या? रूप, जवानी? ये बात तो है। मर्द का दौलतमंद होना और औरत का खूबसूरत होना एक ही बात होती है। जैसे दौलत से सब कुछ खरीदा जा सकता है, वैसे हुस्न और जवानी से भी बहुत कुछ खरीदा जा सकता है। मेरा भी यही ख्याल था। इस सिलसिले में कोशिश भी मैंने कम ना की, लेकिन पेश ना चली। ऊंचे सेटअप में नौकरी हासिल करने की नीयत से टाइप शॉर्टहैंड सीखी। ऐसे लोगों से वास्ता भी पड़ा जिन्हें हुस्न और जवानी की कदर थी और जिनके पास बोरों में नोट थे। लेकिन मेरी बदकिस्मती, या तो वो हैप्पीली मैरिड थे, या चिकन हार्टेड थे, या ऐसे हरामी थे जो कुछ लेना ही सीखे थे, देना नहीं सीखे थे। मेरे साथ सोने का तमन्ना ही ऐसा हर शख्स था, लेकिन मुझे अपनाने का, हमेशा के लिए अपना बनाने का ख्वाहिशमंद कोई नहीं था। तब एक दिन आजिज़ आकर मैंने स्टेनोग्राफर की सो कॉल्ड रिस्पेक्टेबल एम्प्लॉयमेंट से किनारा कर लिया और बार बार बन गई। ओह, तुम्हारी इस लंबी ओह का मतलब मुझे मालूम है।
क्या मालूम है, तुम भी समझते हो कि सब बारबालाएँ प्रोस्टिट्यूट होती हैं या सेमी प्रोस्टिट्यूट के बराबर होती हैं? अरे नहीं, समझते भी हो तो क्या है, मैं ऐसी थी या नहीं थी वो बात अब ख़त्म है। बहरहाल तब मैंने बारबाला बनने का फ़ैसला कोई एकाएक नहीं लिया था। लंबे सोच विचार के बाद इस नतीजे पर पहुंची थी कि अपने टाइप और शॉर्टहैंड के ज्ञान से कहीं ज़्यादा नेगोशिएबल एसेट्स मेरे पास थे। अगर मैंने लंपट लोगों की मैली निगाहों का शिकार बनना था तो ऐसी जगह क्यों ना बनती जहां इस काम की उजरत स्टेनोग्राफर की तनख्वाह से कहीं ज़्यादा थी, हासिल होती थी। रूप और जवानी सदा के साथी तो नहीं होते ना। उस वक्त मैं 24 साल की थी और जानती थी कि चंद सालों के बाद जो चॉइस मेरे पास तब थी वो ना रहती। बारबाला बनने की? हाँ, तो कामदेव का तिल कभी ना चला? क्या मतलब? 24 साल की उम्र तक किसी से मोहब्बत नहीं हुई? हुई 2-3 बार दिल आया किसी हम उम्र पर, लेकिन लल्लू निकला। हर एक ही चीज़ के पीछे पड़ा निकला, नतीजन धकिया दिया। तुम्हारा ये इशारा किसी सीरियस और सिंसियर लव अफेयर की तरफ था तो मेरी बदकिस्मती, वो मेरे हिस्से कभी नहीं आया। ओह, दिल छोटा ना करो डार्लिंग। उसने जोर से उसकी जांघ पर अपना हाथ दबाया। ये बात मेरी ज़िंदगी के उस दौर पर लागू है जबकि अभी तुम मुझे मिले नहीं थे। ऐसी बहरहाल तुम बारबाला बन गई। स्टेनोग्राफर की तनख्वाह से ज़्यादा कमाई करने वाली? हाँ, बतौर स्टेनोग्राफर मेरी तनख्वाह 8,000 रुपये महाना थी। बतौर बारबाला मेरी कमाई शुरुआती दौर में भी 40,000 रुपये महीने से कम नहीं थी। और बारबाला के अलावा और क्या बनी? यकीन जानो, और कुछ नहीं बनी। ना प्रोस्टिट्यूट, ना सेमी प्रोस्टिट्यूट। यूँ समझो कि वो माल अलग बांध के रखा जो बढ़िया था। किसके लिए? किसी खास के लिए, किसी कदरदान मेहरबान के लिए। मिला? हाँ, आखिरकार मिल ही गया। कौन? ये भी कोई पूछने वाली बात है। सदानंद पुणेकर। और कौन? अंधेरी की जिस नाइट क्लब में मैं बारबाला थी वो उसका मालिक था। पहली निगाह में मेरा दीवाना बन गया। उसने कुछ अर्सा मुझे ऑब्जर्व किया, इस बात की तस्दीक के लिए कि मैं बारबाला के अलावा और कुछ नहीं थी। फिर मुझे तलब किया, अपना परिचय दिया और मुझे ये गुड न्यूज़ दी कि मुझे नाइट क्लब का असिस्टेंट मैनेजर बनाया जा रहा था। उस पोस्ट पर मुझे 3 महीने ही गुजरे थे कि क्लब के मैनेजर को किसी ने गोली मार दी। कोठारी ने वो मामला रफा दफा करवाया और उसकी जगह मुझे मैनेजर बना दिया गया। उस दौरान पुणेकर से तुम्हारी मुलाकात अक्सर होती थी? हाँ, कभी भी क्लब में पहुंच जाता था और मुझे तलब कर लेता था। आखिर बॉस था ना, मैं तो एम्प्लॉयर थी। वो एम्प्लॉयर था और मैं एम्प्लॉय थी। और क्या करता था? हिंट देता था कि मेरे पर टोटल फ़िदा था। तब तक मुझे मालूम हो चुका था कि वो 50 के पेटे में था और 2 शादियां पहले भी कर चुका था। एक बीवी मर गई और दूसरी से डाइवोर्स हो गया था। कुछ अरसे मेरा उससे चूहे बिल्ली का खेल चला। वो गर्म होता था तो मैं सर्द पड़ जाती थी, वो सर्द पड़ता था तो मैं हुस्न और जवानी की आँख का दहकता गोला बन जाती थी। वो फिज़िकल होने की कोशिश करता था तो मैं अपना शुद्ध पवित्र देसी घी जैसी सती नारी का इमेज पोर्ट्रेट करने लगती थी। इन सब का क्या मकसद था? भड़की आँख को उसकी चरम सीमा तक भड़काना और उसके जहन में ठीक करके ये बिठाना कि मुझे अपनाए बिना मैं उसे हासिल नहीं होने वाली थी। वो एक काया सौदागर था जो हर किसी को यूज़ करने का आदी था। वो मुझे भी वैसे ही यूज़ करना चाहता था जैसे कि वो तुम्हें यूज़ कर रहा है। सिंगला हड़बड़ा गया। ड्रामा मत करो, मुझे सब मालूम है। वो खामोश रहा। लेकिन एक फ़र्क था, एक ऐसा फ़र्क था जिसने मेरे हक़ में काम किया। वो सच में ही मुझे चाहने लगा था। तो उसने तुम्हें प्रपोज़ किया? आखिरकार किया, लेकिन यूँ किया कि मेरे प्राण खपा दिए। मेरे को हाँ या ना बोलने को बोला और बोला कि हाँ का मतलब तो हाँ था, लेकिन ना का मतलब था मैं किसी और को हाँ बोलने के काबिल नहीं रहने वाली थी। तौबा, तो तुमने क्या किया? ये भी कोई पूछने वाली बात है। हाँ बोला। हाँ, लेकिन अपनी शर्तों पर। कैसी शर्तें? ड्रिंक मंगवाओ। नहीं, काफ़ी हो गया। नहीं, काफ़ी नहीं हुआ। आज मैं सेलिब्रेशन के मूड में हूँ। छक के पीना चाहती हूँ, छक के खाना चाहती हूँ। उसके हाथ ने सिंगला की जांघ पर शैतानी हरकत की। और सब कुछ करना चाहती हूँ। उसने ड्रिंक्स का ऑर्डर रिपीट किया। उसने ड्रिंक्स को उसने बिना अपनी बात आगे बढ़ाए खामोशी से ख़त्म किया। उसने प्रश्न सूचक नेत्रों से उसकी ओर देखा। अब बस, वो बोली। तो डिनर ऑर्डर करें? नहीं। क्या बोला? नहीं। अब मुझे कोई और ही भूख लगी है। खाना पैक करा लो और चलो यहाँ से। केबिन में पहुँचते ही वो उसके बेडरूम में दाखिल हो गई और उसने अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर लिया। सिंगला ने खाना ड्राइंग रूम के सेंटर टेबल पर रखा और उसे खोलने लगा।
तभी दरवाजे पर दस्तक पड़ी। उसने उठकर दरवाज़ा खोला तो बाहर उसी क्लर्क को खड़े पाया जो ऑफिस में मिला था। मैं आपको ये बोलने आया हूँ डॉक्टर साहब।